नमस्कार बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर के 9th 10th एंड 11th टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंत और हड़प्पा सभ्यता की खोज के साथ साथ अपने फर्स्ट चैप्टर का अंत करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ यह और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से की गई थी बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप हड़प्पा सभ्यता के अंत और हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अच्छे से जान सकें। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपना 9th टॉपिक सभ्यता का अंत स्टार्ट करते हैं। तो होता यूं है कि पुरातात्विदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर के अनेकों मत दिए गए हैं, इसलिए वह हड़प्पा सभ्यता के अंत के अनेकों कारण बताते हैं। तो जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों का जो मेन कारण हैंगे जो इतिहासकारों द्वारा बताए जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जिसमें से पहला कारण है बाढ़ तथा भूकंप। तो पुरातात्विदों की कुछ समूह का यह कहना है कि हड़प्पा के शहरों में व्यापक बाढ़ आई होगी, जिस कारण से वह सारे शहर, वहाँ के मकान सबको डूब गए होंगे और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे विद्वानों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि उन विद्वानों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि संसार के अनेक क्षेत्रों में समय समय पर जलवायु में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र विनाश के क्षेत्र कगार पर आ गए और सभ्यता का अंत हो गया। साथ ही वहीं दूसरी ओर कुछ और विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा में बर्बर आक्रमण हुआ होगा, जिसमें यह बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता पर आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और इन आक्रमण से हड़प्पा वासियों को इन लोगों से युद्ध करना पड़ गया होगा और युद्ध में हड़प्पा वासी मारे गए होंगे और हार गए होंगे, जिस कारण से इनका अंत हो गया, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और साथ ही इन विद्वानों का यह तर्क इस बात पर आधारित है क्योंकि मोहनजोदड़ो की एक गली से हमको कई सारे मृतकों के कंकाल प्राप्त हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि एक व्यापक पैमाने पर नरसंहार किया गया था। तो साथ ही कुछ और विद्वानों का यह तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नदियां थी यानी सिंधु नदियां वह सूख गई थी या फिर उसने अपना मार्ग बदल लिया था। नदियों के मार्ग बदलने के कारण वहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता के लोग पानी के लिए तरस गए होंगे। तो इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। साथ ही कुछ और विद्वानों का यह तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण वनों की कटाई है, क्योंकि वह यह कहते हैं कि हड़प्पा वासी भवन निर्माण में, घरों के निवास में ज़्यादातर लकड़ी का प्रयोग किया करते थे। तो इसलिए उन लोगों ने लकड़ी का बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की, जिस कारण से वहाँ की हरियाली तथा भूमि की उर्वरता में कमी आ गई और भूमि की उर्वरता में कमी आने के कारण वह अनाज को ठीक से नहीं उगा पाए, उपज को अच्छी नहीं बना पाए, जिस कारण वो भूख और भोजन की कारण ही उनकी मृत्यु हो गई और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो यहाँ पर आप ये जान चुके हैं कि विद्वानों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर के क्या क्या कारण बताए गए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई थी उसको जानने से पहले हमको यह जानना है कि जो हड़प्पा के जो शहर थे उनके अस्तित्व को लेकर के एक पुरातात्विद कनिंघम का क्या भ्रम था। तो यहाँ पर आइए जानते हैं कि जो पुरातात्विद कनिंघम थे उनका भ्रम क्या था। कनिंघम का फुल नेम था अलेक्जेंडर कनिंघम। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे और उनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। तो होता यूं है कि जो कनिंघम है उनकी रुचि ज़्यादातर ऐतिहासिक पुरातत्व मतलब कि पुराने इतिहास को जानने में ज़्यादा थी, इसलिए वे ज़्यादातर क्या करते थे कि सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों को खोजने का प्रयास करते थे। साथ ही उनका यह मानना था कि हड़प्पा भारतीय इतिहास का एक आरंभिक और एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ था। तो अपनी खोजों के दौरान उनको 19वीं शताब्दी में कभी कभी हड़प्पाई वस्तुएं मिलती थी, किंतु वह उन वस्तुओं के महत्व को नहीं समझ पाते थे कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी है, हड़प्पाई काल की हैं या फिर उससे और भी पुरानी है। तो एक उदाहरण यहाँ पर यह बताया जाता है कि एक अंग्रेज के द्वारा उनको एक हड़प्पाई मोहर प्राप्त होती है, जिस पर ध्यान देने पर वह उसे
ऐसे कालखंड से जोड़ते हैं जिसका उनको ज्ञान था, जिसके बारे में वह जानते थे। तो इसी कारणवश क्या होता है, वह हड़प्पा के महत्व को जानने में चूक कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, क्योंकि अन्य लोगों, दूसरे लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि जो भारतीय इतिहास है उसका प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ था। और अपनी इसी अवधारणा के कारण, अपनी इसी सोच के कारण वह हड़प्पा के महत्व को जानने में भ्रम कर गए और हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक कर गए। तो कनिंघम का भ्रम आप यहाँ पर जान चुके हैं कि कनिंघम कौन थे और उनका भ्रम क्या था। तो आइए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से की गई थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में होता यूं है कि एक पुरातात्विद जिनका नाम था दयाराम साहनी, उनके द्वारा हड़प्पा नामक स्थल, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, वहां से कुछ मोहरें खोज ली गई थी हड़प्पा से। और ठीक इसी प्रकार ही एक दूसरे पुरातात्विद राखालदास बनर्जी ने भी हड़प्पा के दूसरे क्षेत्र, जो कि मोहनजोदड़ो के नाम से है, मोहनजोदड़ो से ही इसी प्रकार की, जिस प्रकार की मोहरें दयाराम साहनी ने ढूंढी थी, उसी प्रकार की मोहरें मोहनजोदड़ो से भी खोज निकाली। तो इन दोनों मोहरों की खोज से यह तो स्पष्ट हो गया, यह तो पता चल गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही एक ही संस्कृति के क्षेत्र थे। अब इन दोनों मोहरों की खोज के पश्चात इन मोहरों को समझने का प्रयास किया जाने लगा कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, ये क्या चीज़ है, इसको समझने का प्रयास किया जाने लगा। फिर अंततः एक अंग्रेज पुरातात्विक जिनका नाम था जॉन मार्शल, उनके द्वारा यह बताया गया कि यह मोहर लगभग 5000 साल पुरानी है। और साथ ही अपनी इस खोज के आधार पर उन्होंने 1924 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने यह भी घोषणा की कि हड़प्पा यानी सिंधु घाटी में हमें एक नई सभ्यता की खोज प्राप्त हुई है, हमें एक नई सभ्यता प्राप्त हुई है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी प्रकार पूरे विश्व को एक नई सभ्यता के बारे में जानकारी मिली और साथ में यह भी पता पड़ा कि जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वह मेसोपोटामिया की समकालीन थी। मेसोपोटामिया के समय पर भी हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी। आइए अब जानते हैं कि जॉन मार्शल कौन थे और थोड़ा उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर भी ध्यान देते हैं। तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण में इनके कार्यकाल को व्यापक परिवर्तन का कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों को भारतीय पुरातत्व में शामिल किया गया था। और साथ ही जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले ऐसे पुरातात्विक थे जो अपने साथ विदेशों यानी यूनान तथा क्रीट में किए हुए अपने कार्यों का अनुभव भी साथ लेकर के आए थे। इसी के तहत उन्होंने भारतीय पुरातत्व में नई नई तकनीकों को समाहित किया था। कनिंघम की तरह ही जॉन मार्शल भी आकर्षक खोजों में, मतलब कि ऐतिहासिक और पुरातत्व संबंधी पुरानी खोजों में रुचि रखते थे, विश्वास रखते थे। और इसीलिए वे ज़्यादातर क्या करते थे कि दैनिक जीवन पद्धति, मतलब कि पुराने समय की दैनिक जीवन पद्धति को जानने का प्रयास ज़्यादातर किया करते थे। तो आइए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के पश्चात भारतीय पुरातत्व में किस प्रकार की नई नई तकनीकें समाहित की गईं और उनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न प्रकाश में आए। तो होता यूं है कि 1944 में एक नए पुरातात्विद R.E.M. व्हीलर, इनका फुल नेम था रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर, इनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो क्या है, इन्होंने आते ही एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई करने के स्थान की जगह यह बताया कि हमें स्तर विन्यास के आधार पर खुदाई करनी चाहिए। जैसे कि पहले क्या होता था, जो खुदाई की जाती थी वह डायरेक्ट की जाती थी और उनसे जो भी सामान मिलता था उन सबको एक जगह इकट्ठा रख लिया जाता था। जब ये आए तो इन्होंने बताया कि किसी टीले पर हमको स्तर के आधार पर खुदाई करनी चाहिए, जिससे कि उस स्थान पर जो हमको चीज़ें मिलेंगी उसको हम एक एक कालक्रम के हिसाब से बांट देंगे। ये इतने साल पुरानी है, ये इतने साल पुरानी है, ये इतने साल पुरानी है। तो उन्होंने यह परिवर्तन लाए खुदाई में कि किस प्रकार से उत्खनन खुदाई की जाए। तो क्षैतिज इकाइयों के आधार पर पहले होती थी, फिर बाद में स्तर विन्यास के इस आधार पर उन्होंने खुदाई करने को बताया। और साथ ही उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में, मतलब कि पुरातत्व सर्वेक्षण की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया।
साथ ही व्हीलर द्वारा इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर के वह बताते हैं कि जलवायु संबंधी, आर्थिक तथा राजनीतिक ह्रास या फिर नरसंहार के द्वारा ही इस प्रमुख सभ्यता का अंत हो गया। और नरसंहार के लिए वह एक उदाहरण भी बताते हैं कि यह नरसंहार आर्यों के देवता इंद्र यानी पुरंदर, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता था। और पुरंदर शब्द का अर्थ है गढ़ विध्वंसक यानी कि किलों को नष्ट करने वाला। तो ऐसा उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के देवता के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने एक बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं कि आर.ई.एम. व्हीलर कौन थे और उनकी उपलब्धियां क्या थी। तो आइए अब जानते हैं कि जब इतिहासकार पुरानी चीज़ों को पाते हैं तो उसके द्वारा अतीत का यानी कि इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार से करते हैं। अतीत का पुनर्निर्माण, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हड़प्पाई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इतिहासकार स्थलों से प्राप्त हुई वस्तुओं जैसे मृदभांड, औजारों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक वहाँ की लिपि को समझने में सफलता प्राप्त नहीं की है। तो इसी प्रकार से पुरातात्विदों ने खुदाई के द्वारा वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को जाना कि यह हड़प्पा सभ्यता किस समय पर अस्तित्व में थी। और साथ ही हड़प्पाई स्थलों से हमको जो मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उसके द्वारा उन्होंने उन लोगों के धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त की। किसने? इतिहासकारों ने। और खुदाई से हमको जो मृदभांड मिले हैं उसी के आधार पर हमने उस समय के मिट्टी के बर्तनों के इतिहास को जाना कि किस प्रकार के बर्तन उस समय पे बनाए जाते थे। मूर्तियों के द्वारा उन्होंने अतीत के जो मूर्तियां हमको प्राप्त हुई होती उसी के द्वारा इतिहासकारों ने अतीत के सामाजिक जीवन तथा आभूषणों से आर्थिक स्थिति का पता लगाया है। और साथ ही उस समय पे आवागमन तथा व्यापार के लिए किस साधन का प्रयोग होता था उसके लिए इतिहासकारों ने बैलगाड़ी के खिलौनों को अपना केंद्र बनाया। और इन्हीं के आधार पर उन्होंने ये जाना कि उस समय पे आवागमन तथा व्यापार के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। अपने नेक्स्ट सब यूनिट खोजों का वर्गीकरण में हमको यह जानना है कि जब हड़प्पा सभ्यता पर खोज करने के दौरान इतिहासकारों को जो चीज़ें प्राप्त होती हैं तो इतिहासकार उन चीज़ों को किस आधार पर बांटते हैं कि वह कोई वस्तु है या फिर कोई चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है, पुरातात्विदों को यह समझना पड़ता है कि जो भी वस्तु प्राप्त हुई है वह एक औजार है या फिर आभूषण है, या फिर वह वस्तु दोनों है, आभूषण भी है और औजार भी है। तो या फिर उनके सामने यह भी एक प्रश्न होता है कि ये जो वस्तु पाई गई है ये अनुष्ठानिक प्रयोग की थी या फिर डेली यूज़ की। अनुष्ठानिक प्रयोग से मतलब है मेरा कि त्योहार इत्यादि में प्रयोग की जाती थी या फिर डेली यूज़ में लाई जाती थी। और साथ ही पुरावस्तु यानी जो पुरानी चीज़ें प्राप्त होती है उनकी उपयोगिता को जानने के लिए पुरातात्विदों को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि यह वस्तु कहाँ पाई गई, जैसे घर में मिली, नाले में मिली, कब्र में मिली या फिर किसी भट्टी में मिली। साथ ही कई बारी इतिहासकारों को, पुरातात्विदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी लेना पड़ता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के पहनावे को जानने के लिए पुरातात्विदों को वहाँ से मिले कपास के टुकड़ों तथा मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वह अनुमान लगा पाए कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के पहनावे को उपयोग में लाया जाता था। और साथ ही जो पुरातात्विदों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है वह होती है धार्मिक प्रथाओं को जानने में कि कोई वस्तु जो मिली है वह धार्मिक प्रथा की है या फिर सामान्य उपयोग की। आइए अब जानते हैं कि जो भी वस्तुएं इतिहासकारों को खोजों के दौरान प्राप्त होती हैं तो उनसे जुड़ी किस प्रकार की समस्या उनको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए कि खोजों के दौरान हमको एक नारी की मृद मूर्ति मिली है जो कि आभूषणों से लदी हुई है, जिसके शीर्ष पर एक बड़ी सी मेखला बनी हुई है। मेखला यानी कि पीछे एक कोई छत्र सा बना हुआ है और साथ ही उसने वस्त्र पहने हुए, गले में उसके हार है तथा उसके सिर पर एक पंखनुमा मुकुट भी है। तो इसे इतिहासकारों द्वारा, पुरातात्विदों द्वारा मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, परंतु अभी भी यह मतभेद बना हुआ है कि यह कोई रानी की मूर्ति है या किसी देवी की मूर्ति है या फिर किसी सामान्य स्त्री की, परंतु इतिहासकारों द्वारा इसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। व्याख्या से संबंधित एक जो दूसरी समस्या है वह यह है कि पुरुषों की हमें पत्थरों की बनी हुई दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दुर्लभ यानी कि कीमती, जो इस प्रकार की थी जिसको बनाना असंभव हो, काफ़ी
बारीकी से बनाई गई मूर्तियां, तो वो मूर्ति मानकीकृत मुद्रा में, मतलब कि एक काफी अच्छी शोभा में बैठी हुई पाई गई है, जिसे पुरातात्विदों द्वारा पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। इस मूर्ति से संबंधित व्याख्या से लेकर हमको यह समस्या आती है कि यह मूर्ति किसी राजा की है या फिर किसी सामान्य व्यक्ति की है या फिर कोई अन्य देवी देवता की है। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि व्याख्या से रिलेटेड किस प्रकार की समस्याएं पुरातात्विदों को फेस करनी पड़ती है। और जो समस्या होती है वह ज़्यादातर क्या है, बड़ी संरचनाओं जैसे कि विशाल स्नानगार और मालगोदाम के बारे में आपने पढ़ा। इनके अनुष्ठानिक महत्व को समझने में आती है कि क्या इन दोनों संरचनाओं को धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता था या फिर हड़प्पा वासी इनका प्रयोग सामान्य जीवन यानी कि डेली यूज में किया करते थे। आइए अब हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं कि उनका धर्म किस प्रकार का था, उसकी जानकारी हमको कैसे मिली है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमको मोहरों से पेड़ पौधों के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो पेड़ पौधों के इन चित्रों के द्वारा हमको यह संकेत मिलता है कि हड़प्पावासी प्रकृति प्रेमी थे और वह प्रकृति की पूजा किया करते थे। साथ ही हमको मोहरों पर एक श्रृंगी जानवर मतलब कि एक सिंग वाले जानवर के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जो कि शायद कल्पित था, जो कि कल्पना के लिए था, जिससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी जानवरों की भी पूजा किया करते थे। और साथ ही कुछ मुहरों पर हमको एक आलती पालथी मारे योगी की मुद्रा में एक आकृति भी पाई गई है मुहरों पर, और जिससे को कभी कभी जानवरों से भी घिरा हुआ दिखाया जाता है। तो इतिहासकारों द्वारा इसको आद्य शिव यानी रुद्र की संज्ञा दी गई है। आप ये तीनों ही चित्र, ये जानवर के, ये पेड़ पौधों के और ये आलती पालथी मारकर दिखाई गई आकृति को इन मोहरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोहर पाई गई है उस पर आद्य शिव की संरचना कैसी है। ये आप जानवरों के चित्र देख सकते हैं और इसके बीच में एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ यह व्यक्ति है। और साथ ही आप यहाँ पे इस मोहरों पर इस जानवरों के चित्र भी देख सकते हैं, इस एक श्रृंगी जानवर के चित्र भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का था। तो इसी के द्वारा इतिहासकार लोग हड़प्पाई समाज में धार्मिक जानकारी का पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के धर्म को अपनाते थे। और साथ ही हमको कई प्रकार के शंक्वाकार जैसे कि इस आकार के पत्थर भी प्राप्त हुए हैं, जिसको लिंग के रूप में शायद दिखाया गया है, और शायद इसकी भगवान शिव के रुद्र के रूप में लिंग को पूजा जाता था। यहाँ पर आप हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जान चुके हैं और हड़प्पा सभ्यता के पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। और यदि अभी भी आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो जो कि आप चैप्टर में ना समझ पाए हो, उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को एक बार और देख लें जिससे कि आप अच्छे से समझ लें। तो या फिर आपका कोई डाउट हो तो आप उसको डायरेक्ट मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आती हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप मेरे को सपोर्ट कर सकें और आप चैप्टर से रिलेटेड यानी कि अदर चैप्टर्स की वीडियोस आसानी से प्राप्त कर सकें। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।